नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2022 की बादशाहत के लिए यूपी में सभी पार्टियों ने शंखनाद कर दिया है। आज प्रियंका गांधी ने लखनऊ पहुंचकर हुंकार भरी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने और 22 के लिए रणनीति तैयार करने के लिए प्रियंका यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला किया। प्रियंका ने कहा, यूपी में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 2022 के लिए प्रियंका ने आज शंखनाद कर दिया। लखनऊ की लड़ाई के लिए लखनऊ में खड़े होकर योगी सरकार पर करारा वार किया। कोरोना से लेकर सुरक्षा तक के मुद्दे पर प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है। मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। प्रियंका के हमले के बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। सरकार से लेकर संगठन तक की तरफ से रिएक्शन हुआ। की राजकुमारी प्रियंका मैडम जी को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर उनको धरना देना है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ दें, महाराष्ट्र में जाकर के दें, पंजाब में जाकर के दें। उत्तर प्रदेश से श्रेष्ठ कोरोना का प्रबंधन कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नहीं रहा। हमारा कार्यकर्ता कोरोना में घर घर जाकर सेवा का कार्य करता रहा और विपक्ष के लोग घर में बैठकर ट्वीट करते रहे। तो निश्चित रूप में उनका जो मौन धारण का क्रम था वो आज भी चल रहा है और लगता है कि चुनाव तक चलेगा। चुनाव में जनता मौन धारण करेगी, अभी तो नेता मौन धारण किए। आप प्रियंका जी का क्या बात करते हैं? एक तरह का पिकनिक के रूम में आती हैं लखनऊ। 1.5 साल बाद आई, हमें लगता है या तो कोरोना में आई कि नहीं आई, हमने 1.5 साल बाद आई। ये लोग, इनका राजनीति व्यापार है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मिशन के लिए करती है। गरीब 2022 की बादशाहत के लिए उत्तर प्रदेश में सियासी संघर्ष शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर है। वो लखनऊ पहुंची तो थी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट से सीधे हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पहुंच गई और मौन धारण कर लिया। इस वक्त हमारे साथ मोना मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस की नेता हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी धरने पर बैठी है। मैम, यहाँ पर प्रियंका गांधी धरने पर बैठी है, मौन व्रत पर बैठी है। ऐसा जिस तरह से पंचायत चुनाव में अराजकता हुई, खासकर महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गुंडागर्दी थी। और जब उन्होंने यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की महात्मा गांधी के चरणों में, उसके बाद प्रियंका जी मौन व्रत पे बैठी। इधर कांग्रेस दफ्तर पर नेता उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रियंका एयरपोर्ट से वहां पहुंचेंगी, लेकिन वो गांधी प्रतिमा के पास चली गई। प्रियंका गांधी आज से अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उनको 2:30 बजे लखनऊ में जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस ऑफिस के अंदर बाकायदा मंच से ये अनाउंस किया गया कि जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं वो सीधे जीपीओ की तरफ जाएं, जहां पर प्रियंका गांधी फिलहाल मौन धारण करके बैठी हुई तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, तमाम सारे जो पार्टी वर्कर्स हैं वो कांग्रेस ऑफिस से फिलहाल जीपीओ की तरफ बढ़ने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रियंका के आगमन को देखते हुए कांग्रेस ऑफिस में बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी वर्कर मौजूद थे, लेकिन अभी जिस तरह का अनाउंसमेंट कांग्रेस मुख्यालय में मंच से किया गया है उसके बाद तमाम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता फिलहाल जो जीपीओ है जहां पर प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं वहां उस तरफ बढ़ने लगे हैं। ये देखिए, मेरी ठीक जो पीछे की तरफ की तस्वीर, ये कांग्रेस मुख्यालय का मेन चौराहा है जहां से तमाम सारी गाड़ियों का जो काफिला है वो भी फिलहाल जीपीओ की तरफ बढ़ने लगा है। तो कल पीएम मोदी ने पूरब से और ओवैसी ने पश्चिम से हुंकार भरी थी। आज प्रियंका ने लखनऊ से ललकारा। प्रियंका ये चाहती है कि सपा और आप जैसी पार्टियां उसके लिए चुनौती बने, लिहाजा वो बीजेपी से सीधी लड़ाई में आना चाहती हैं और इसके लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना जरूरी है, जिसकी शुरुआत आज उन्होंने गांधी प्रतिमा पर उपवास रखकर की है। लखनऊ से मनोज पांडे और अशोक तिवारी के साथ मानव श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। लखनऊ पहुंचकर प्रियंका गांधी ने किसानों से बातचीत की, किसानों से उनकी परेशानी पूछी। हमारे संवाददाता ने उन किसानों से बातचीत की जिन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी।
प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई किसान संगठनों से भी बातचीत की है। हमारे साथ तमाम सारे किसान संगठन के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं आप? मैं मास्टर शिवराज सिंह भाटी नोएडा से आया हूं, भारतीय किसान लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। प्रियंका जी से मुलाकात हो गई? जी बिल्कुल। क्या बात हुई? सकारात्मक मुलाकात हुई। लगभग 1.5 घंटे उन्होंने किसानों को सुना और बहुत शांतिपूर्वक सुना। हमने किसानों के जो बिंदु थे, जो किसानों की पीड़ा थी, चूंकि हम किसान हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, सब विस्तार से बताया और अपने लेटर हेड पर उनको लिखित में भी दिया। और उन्होंने भी शांतिपूर्वक किसानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर हम सरकार में आते हैं, हमारा कांग्रेस मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। हमने तो ये भी कहा भाई सरकार चुनाव के समय पर मैनिफेस्टो लाती है, घोषणा पत्र करती है और सत्ता में आने के बाद वो मैनिफेस्टो भूल जाते हैं। बहुत सारी बात कही, लेकिन लास्ट में प्रियंका जी की जो मेन बात थी, उन्होंने ये कहा, ना तो मैंने आपको वोट के लिए बुलाया, ना ये बुलाया कि आप मुझे सत्ता में लाएं। सत्ता में आने के लिए हम चूंकि राजनीतिक हैं, खुद प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी सत्ता में आए। मैं आपसे ये कहती हूं कि आप अपने संगठनों को मजबूत करें, किसानों को एकजुट करें। जो किसान बिखरा हुआ है, चारों तरफ इधर उधर बटा हुआ है, उनको सबको एकजुटता में लाएं, ताकि अगर हमारी भी सरकार आए तो आप अपनी बात को मजबूती से उठा सकें और हमारी सरकार आती है तो आप आंदोलन भी कर सकें और हम आपके काम कर सकें। इसलिए किसान संगठनों का मजबूत होना अति आवश्यक है। तो मुझे बताइए, क्या प्रियंका जी ने ये भी कहा कि अपने मैनिफेस्टो में वो जो कृषि बिल है जिसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या बात हुई कि मैनिफेस्टो में रखेंगे? हमारे राहुल भैया जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमारी सरकार आई तो तीनों कृषि कानूनों को हम खत्म करेंगे बिल्कुल, और ये तीनों कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये किसान विरोधी कानून है। अगर हमारी सरकार आई तो तीनों कृषि बिल नहीं रहेंगे। किसानों को बिजली की सुविधा भी मिलेगी, पानी की सुविधा भी मिलेगी, उनको फसलों का पूरा मूल्य भी मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा मंडी व्यवस्था भी हम ही लाए, MSP व्यवस्था भी हम ही लाए। किसानों के लिए जो हम कर सकते थे, हमने कर्ज मुक्त भी किया अपनी सरकार में। बहुत सारी उन्होंने जो सरकार में किया अपनी उपलब्धि गिनाई और आगे भी, चूंकि हमारी सरकार किसानों से समझती है किसानों की पीड़ा को, और इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि कुछ चीज़ हो सकता है हमारी नज़र में ना हो। आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, चूंकि आप किसान हैं, किसान संगठन चलाते हैं, तो आज मेरा बुलाने का उद्देश्य भी ये था कि हम किसानों की पीड़ा और समस्या समझ सकें। मैनिफेस्टो में इन सब बातों को रखेंगे ये लोग? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैनिफेस्टो में भी रखेंगे और सरकार आएगी तो उनको संपूर्ण भी करेंगे। बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये तमाम सारे किसान संगठन के लोग हैं जिनकी आज प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। सबसे अहम बात यह है कि जो कृषि बिल है जिसका विरोध तमाम सारे संगठन कर रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने प्रियंका गांधी के सामने बात रखी और प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि किसानों के मुद्दे को वो न सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में लाएंगी, बल्कि अगर सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन तमाम सारे कानूनों को वापस भी लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। वहीं आज राहुल गांधी ने पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं को सख्त संदेश दिया। राहुल ने कहा कि आरएसएस प्रेमी नेता पार्टी छोड़ दें, पार्टी के जो नेता डरपोक हैं वो आरएसएस में चले जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये मेरा बेसिक। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक से जुड़े। बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी कुछ साल पहले तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद की जंजीर से जकड़ा गया था, मगर बीते 4 सालों की बात की जाए तो प्रदेश अब इस महामारी से बाहर निकलकर देश को लीड करने वाला प्रदेश बन गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बैठक को संबोधित किया। योगी ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान हमने मजबूती से काम किया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है, यह हम सब लोग जानते हैं। आप याद कीजिए, यही उत्तर प्रदेश था आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। जातीय आधार पर
सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 years हैज बिकम अ स्टेट। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बनकर के खड़ा हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते कोरोना कालखंड की प्रथम लहर में उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। उस दौरान जब हमें एक बार लगता है कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी इनके सामने कहीं पस्त न हो जाए, तब हमें हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता दिखाई देते थे जो सेवा के अभियान के साथ जुड़ करके प्रशासन का संबल बांध रहे थे, सहयोग कर रहे थे। और उसका परिणाम रहा कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को कुशलतापूर्वक उनके गांव और उनके घरों तक पहुंचाने में हमें मदद मिली। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश की प्रथम लहर से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद द्वितीय लहर को भी हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुकाबला किया। विधानसभा चुनाव से पहले 2 धड़ों में बढ़ती दिख रही पंजाब कांग्रेस का संकट कम नहीं हो रहा है। अध्यक्ष पद पर जारी रार के बीच नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर नई दिल्ली पहुंचे। सोनिया गांधी से मुलाकात की तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में मोर्चा संभाले हुए हैं। कैप्टन ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कैप्टन ने कहा कि दखल अंदाजी से पंजाब कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। सिद्धू और कैप्टन के बीच कल है आज फिर दिल्ली की दहलीज पर पहुंची, लेकिन आज भी ये कल है सुलह में नहीं बदली। दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन पिछली मुलाकातों की तरह इस मुलाकात के बाद भी दोनों को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता है, जो कैप्टन को नामंजूर है। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि जल्द ही पंजाब कांग्रेस से जुड़ी अच्छी खबर आएगी, लेकिन कल जैसे ही सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की सूत्रों के हवाले से खबरें आईं, कैप्टन ने फौरन अपनी नाराजगी आला कमान से जाहिर कर दी, जिसके बाद आज फिर सिद्धू दिल्ली की दहलीज पर पहुंच गए। मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने जो बयान दिया, उससे लगा कि अभी सुलह दूर है। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जो फैसला होगा सोनिया गांधी का होगा। आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा, आपसे बात। दरअसल संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पार्टी का मुख्य चेहरा है, लेकिन दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिन्हें इस वक्त गांधी परिवार का करीबी माना जा रहा है, जिसकी वजह से कैप्टन खेमे को ये डर सता रहा है कि कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बराबर ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर लाकर आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू को न बैठा दे। इसी वजह से दोनों तरफ के कांग्रेस के नेताओं के बीच कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है और पिछले कई दिनों से सिद्धू और कैप्टन दोनों की तरफ से पंजाब में मोर्चेबंदी हो रही है। हाई कमांड एक है ना, जो हाई कमांड फैसला करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सोनिया गांधी जी के घर के बाहर आके 3 बार बोला था भी जो हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जो फैसला करेगी उस फैसले पे 100% एक नहीं सब कांग्रेसी जो है उसके ऊपर पैरा देंगे। सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत अब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर सकते हैं ताकि उन्हें मनाया जा सके और सुलह के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने पार्टी संगठन में सिद्धू को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से पंजाब कांग्रेस में खुलकर कलह देखने को मिल रही है।
पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी में कलह को दूर करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने मुख्यमंत्री समेत पंजाब कांग्रेस के 100 से अधिक नेताओं की राय ली थी और फिर अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी। पिछले दिनों अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सिद्धू भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले थे। उम्मीद थी दोनों के बीच सुलह जल्द हो जाएगी, लेकिन फिलहाल कलह पर फुल स्टॉप लगता नहीं दिखाई दे रहा है। विशाल एंग्रीश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश को सख्त संदेश दिया। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि कांवड़ यात्रा की इजाजत के फैसले पर सरकार पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर राज्य सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। सोमवार को फिर सुनवाई होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं है। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कांवड़ यात्रा की मंजूरी को जरूरी साबित करने की पुरजोर कोशिश की। राज्य सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन ने कोर्ट को बताया कि इस कांवड़ यात्रा से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए इसे मंजूरी दी गई है। उन्होंने दलील दी कि इस यात्रा को लेकर कड़ी सावधानी बरती जाएगी। सीमित संख्या में ही कांवड़ यात्रियों को अनुमति मिलेगी। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट और टीका वाले ही भाग ले पाएंगे। लेकिन सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर राज्य सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। सुनवाई करने वाली बेंच के जज जस्टिस नरीमन ने सरकार के वकील से कहा कि हम आपको विचार का एक और मौका देना चाहते हैं। राज्य सरकार को तय करना है कि यात्रा की अनुमति वापस लेनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं है। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार खुद इस पर विचार कर निर्णय ले। आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर ने कहा कि इस यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिर तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं है। इसके लिए टैंकर के जरिए जगह जगह गंगा जल उपलब्ध कराए जाएं तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड ने सरकार की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तालिबान समर्थक इमरान खान ने आज एक बार फिर भारत पर हमला किया और दोनों देशों के बीच बातचीत न होने के लिए RSS को जिम्मेदार ठहरा दिया। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। लेकिन क्या तालिबान पे आपका कंट्रोल नहीं है? इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर बस कर यार। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा हुक्मरान अपना आतंकी और तालिबानी चेहरा छुपाने के लिए RSS को कोसने का काम करने लग गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।